Okay, I'll do. Yeah. Okay. So let's go now. Onwards. Yeah. I hate this iPhone. Just give me 5 minutes, yeah? Yeah, no हे problem. चालू कर. नाही, आता फायदा नाही ना त्याचा, बंद झाला ना तो. अगं पण त्यांनी 2 वाजता सांगितलं मम्मी ते होतं. बोलते तुझ्या बरोबर. हॅलो Hello, ma'am. हॅलो. हाँ, आवाज आता है? हाँ लेकिन अभी तो टाइम नहीं है ना, 2 बजे का था ना. हाँ, नहीं मैंने पूछ लिया, जो नेक्स्ट प्रेजेंटर थे उन्होंने बोला 15 मिनट्स हो सकता है, तो 15 मिनट्स आप अपन ले सकते, तो आप एकदम शॉर्ट में बता सकते हो. ओके. तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी मैं आपको अभी अपन स्टार्ट करते हैं जितना जल्दी हो सकता है उतना, क्योंकि 2:45 को नेक्स्ट सेशन में ले रहा हूँ अभी. अच्छा, यस. तो कहाँ से मुझे बचपन से बताना है या ऐसे ही? बचपन से मैंने तो आपका स्टोरी सुना हुआ है, सो आप बचपन से हाँ. बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके. तो मैं विदर्भ से हूँ, मतलब अकोला डिस्ट्रिक्ट, मूर्तिजापुर तालुका, जहाँ मेरा जन्म हुआ है. एक छोटा सा देहात है जहाँ आज भी 100 घर है जिस देहात में. लेकिन मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे. फिर ऐसे है कि मैं 7वीं क्लास तक ही पढ़ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त समाज में ऐसे था कि बचपन में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. तो मामा जी ने कहा कि नहीं कर देना चाहिए. तो मैं 5वीं क्लास में थी, तभी से शादी के रिश्ते वगैरह आ रहे थे, और 7वीं में जाते जाते मैं 7वीं क्लास में ही मेरी शादी हो गई. शादी के बाद मैं यहाँ मुंबई में आ गई, क्योंकि मेरे मामा यही देखते थे कि लड़का मुंबई वाला है तो लड़की बहुत ही भाग्यवान है. तो बस ऐसे करके मेरी माँ को बोल के इन लोगों ने शादी करवा दिया. लेकिन यहाँ आने के बाद में जिस तरह से मतलब होना चाहिए एक लड़की का जो सपना है, एक्चुअली मैं तो इतनी छोटी थी तो सपने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, पढ़कर आगे बढ़ना था. और ये अचानक सा मतलब ये सब इस तरह की जो माहौल बन गया, तो खैर घर वालों के सामने तो कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो वो सब हो गया. और यहाँ फिर यहाँ का माहौल बहुत ही बुरा था, क्योंकि मैं एक पुलिस की बेटी होने के नाते हमारे घरदार वहाँ अच्छे थे, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह थे. लेकिन यहाँ बिल्कुल झोपड़पट्टी वाला एरिया, और वो बहुत अजीब सा था सारा कुछ, मेरे लिए तो बहुत ही अजीब था. और उस पर भी फिर छोटी मोटी चीजों के लिए भी काफी कुछ, मतलब जरा सी भी गलती हो जाए, अभी छोटी बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, खाना बनाएगी तो जाहिर सी बात है कभी नमक ज्यादा कभी मिर्च कम, ऐसे हो सकता था, मेरी गलतियां होती होगी. लेकिन इतनी छोटी गलती के लिए भी वो लोग बिल्कुल बालों को पकड़ पकड़ के मुझे मारते थे, जेठ जेठानी वगैरह इस तरह से. और काफी जुल्म किया उन्होंने. तो 6 महीने तक तो ये सारा जुल्म मैं सहती रही. लेकिन मेरे बाबा फिर आए, और उन्होंने जब देखा कि मेरी बेटी को इस तरह से सताया जा रहा था, बाबा वापस लेकर गए. बाबा ने कहा कि जो भी हो गया भूल जाओ, और अभी मैं तुमको फिर से स्कूल में दाखिला देता हूँ और तुम अपना पढ़ना शुरू कर दो. तो लेकिन फिर माहौल सारा चेंज हो गया. लोग भी, क्योंकि उस वक्त ऐसे था ना कि लड़की का एक बार ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, तो वो चाहे अर्थी निकले लेकिन वो इस तरह से नहीं आ सकती ससुराल छोड़ के. तो ये लड़की ऐसे कैसे वापस आ सकती करके सारे समाज के लोग, रिश्तेदार सब मेरे बाबा को और माँ को दोष देने लगे. तो वो तो फिर और ज्यादा टॉर्चर होने लगी. मैं वहां तो जो था सो था, फिर यहाँ पर उससे भी ज्यादा है. तो स्कूल में भी जाओ तो स्कूल की लड़कियां भी मतलब थोड़ा सा इस नजर से देखती थी मैं, कि जैसे मैं बहुत बड़ी कोई गुनहगार हूँ, मैं ससुराल छोड़ के आई हूँ. तो ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर मैंने सोचा कि इस तरह का जीना तो कोई जीना नहीं होता, तो चलो ठीक है, मर जाना बेटर है, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं है. तो फिर मैंने पॉइजन ले लिया. अब पॉइजन लेने के बाद में भी मैंने 3 बोतलें पी ली थी ताकि मैं बच ना सकूं.
लेकिन फिर भी काफी कोशिशें की गई, क्योंकि पुलिस वाले की बेटी थी मैं शायद, इसलिए फिर डॉक्टरों के ऊपर ये कर दिया गया कि भाई कुछ कुछ भी करो, इसको इधर ही बचाओ। नहीं तो डॉक्टर कह रहे थे कि ये 24 घंटे के अंदर अगर नहीं बची तो नहीं बचेगी, इसको बड़े शहर में लेके जाना पड़ेगा, अकोला लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां लेकर जाएंगे तो फिर पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस मतलब इसलिए हमारे पुलिस स्टेशन का नाम खराब होगा, आप यहीं पे जो भी करना है करो और इसको बचाओ। और डॉक्टरों ने काफी कोशिशों के बाद भी मुझे वहां पर बचाया। लेकिन हुआ ऐसे कि जब मैं मतलब ठीक तरह से होश में भी नहीं आई थी, लेकिन जितने सारे लोग मुझे देखने के लिए आते थे, सब एक ही कहते थे कि ये लड़की क्या किया तुमने, अगर तुमको पता भी है मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता। लोग तो यही कहते कि महादेव की बेटी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। तो वो बात जो है वो दिल की गहराई तक पहुंच गई कि हमारे दुख और दर्द का किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज लोगों को जो भी है भाई उसकी इज्जत का क्या हुआ, मतलब इस तरह की बातें लोग करेंगे, आज भी वही कहेंगे। तो उससे बेटर है ना कि अगर कुछ करके मरना है तो कुछ करके जीना क्यों नहीं। ये मैंने उसी वक्त सोच लिया जी। और फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे तुम मुंबई भेज दो, क्योंकि मैंने वहां पर काफी कुछ कोशिशें भी काफी की थी कि मुझे कोई नौकरी वहां पर मिले। लेकिन मैं बहुत मतलब इतना एजुकेशन भी नहीं था। फिर भी मैंने मतलब उसके बाद मैंने 2 साल पढ़ा, 9 तक मैं पढ़ी, 10 तक नहीं जा पाई। 10th में थी तभी मैंने सोचा कि मेरे से होगा नहीं, क्योंकि लोगों का जिस तरह का अंदाज था मेरे साथ बात करने का या जिस तरह से व्यवहार था उनका, तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने काफी कोशिश की कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मेरे बाबा के मैं बोझ ना बनूं मैं। और मैंने नौकरी की काफी कोशिश की, मैं नर्स बनना चाहती थी, नर्स नहीं बनी, मैं पुलिस में जाना चाहती थी। सबसे पहले मैं पुलिस में जाना चाहती थी क्योंकि पुलिस की बेटी होने के कारण। लेकिन फिर उन्होंने भी कहा कि बेटा अभी तुम छोटी हो, तुम एसएससी कर लो, फिर तुमको हम डायरेक्ट पीएसआई बना देंगे वगैरह वगैरह। तो सोचा मैं मिलिट्री भी ज्वाइन कर लूं, अच्छा है देश के काम आ जाऊंगी। लेकिन वहां पर भी उम्र भी कम पड़ रही थी और एजुकेशन भी नहीं था, तो फिर इसलिए फिर कुछ नहीं हो पाया। तो फिर माँ से मैंने कहा कि मुझे मुंबई भेजो, मैं वहां जाके कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं गाँव रहूंगी तो हो सकता है कि मुझे खेतों में काम करना पड़े, और मैं खेतों में काम नहीं करने वाली थी। तो एक जवान लड़की को मुंबई कैसे भेजेंगे, तो नहीं, माँ बाबा नहीं बोल रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं ट्रेन के नीचे सो जाऊंगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर मेरी माँ ने कहा ये लड़की पागल हो गई है, अभी इसने पॉइजन पिया था, अभी ऐसा गाड़ी के नीचे जाने की बात करती है, तो चलो इसको भेज दो, जहां भी रहेंगी जिंदा रहेगी, बस हो गया हमारे लिए। और मैं फिर मुंबई आ गई। यहाँ मेरे चाचा जी थे, जो बहुत कम दिखाई देता था उनको, लेकिन एक छोटा सा पापड़ का काम करते थे, पापड़ बेचने का काम करते थे। उनके पास मैं आई, तो वो भी एक झोपड़पट्टी एरिया में ही रहा करते थे। तो उनको भी वो अच्छा नहीं लगा कि मतलब आजू बाजू में कैसा माहौल है, और ऐसे माहौल में अगर कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसा करके फिर उन्होंने एक उनके फ्रेंड थे, और वो रेलवे में ड्राइवर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, क्या तुम उसको अपने पास रखोगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी 3 बेटी है, चौथी ये भी होगी। और उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। और फिर मैं वहां से फिर मेरा सफर शुरू हो गया। मैं एक होजरी कंपनी में काम के लिए लगी। काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा शहर नहीं देखा था, इतने बड़े नहीं देखे थे, ये थी, काफी डर लगता था। बावजूद भी हिम्मत करके मुझे काम कर जाना है, और मैंने काम करना शुरू कर दिया। काम क्या किया, मुझे आता क्या था, मैंने सिलाई सीख ली थी गाँव में ही। तो उस सिलाई के भरोसे मैं वहां पर काम के लिए गई थी होजरी कंपनी में। तो वो मशीनें मुझसे चली नहीं रही थी, डर के मारे, डर इतना दिमाग में बैठ गया था। तो उन्होंने कहा कि ओके, आप हेल्पर का काम कर लो, क्योंकि आप कारीगर हो ही नहीं, चलो। तो मैंने हेल्पर का काम किया। तो उस वक्त मैंने 2 रुपए रोज से काम स्टार्ट कर दिया था। 2 रुपए रोज और 60 रुपए महीना। 1 महीने के बाद में फिर मेरे को उन्होंने मशीन पे काम दिया, और फिर मैंने 250 रुपए कमाए। जिंदगी में पहली बार 100 रुपए कैसे होते तब मैंने पहली बार देखे थे। और इसी तरह से 2 ढाई साल तक मेरा काफी स्ट्रगल रहा। काफी कई बार लोकल ट्रेनों से गिरी, कई बार क्योंकि समझ में नहीं आता था कौन से ट्रेन में बैठना है, कौन से ट्रेन में जाना है। तो काफी कुछ ऐसा रहा। खैर, इसी तरह से 2 ढाई साल बीत गए, और फिर मेरे बाबा की नौकरी का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया। और फिर मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो मैंने कहा कि मुझे अभी संभालना चाहिए सबको, बहन भाई माँ बाबा को। क्योंकि मेरे बाबा के पास में दूसरा कोई, अगर सरकारी क्वार्टर छोड़ देते हैं तो रहने के लिए मतलब दूसरा कोई घर भी नहीं था गाँव में।
तो मैंने कहा चलो सब मुंबई आ जाते हैं, हम लोग यहीं कोई काम काज कर लेंगे और अपना जी लेंगे। और इसी तरह से फिर हम लोग सारे मुंबई आ गए। और फिर मैंने एक दादर को छोड़कर कल्याण में एक वहाँ कम डिपॉजिट और कम भाड़े से रूम मिल सकते थे, तो 400 रुपये डिपॉजिट और 40 रुपये भाड़े से रूम लिया। अपने माँ बाप बहन भाई सबको मैंने वहां पर बुलाया और हम लोगों का इसी तरह से सिलसिला शुरू रहा। और मैंने सोचा बस यही जिंदगी, यही जीना है। अच्छा हुआ कि हमें काम मिल गया, हम अपने रुखी सुखी क्यों ना हो, हम अपना आराम से खा रहे। लेकिन इसी बीच मेरी बहन बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि हम उसका इलाज नहीं कर सके, और वो देखते ही देखते ऑफ हो गई। और वो जब मर रही थी तो कह रही थी कि दीदी कुछ भी करो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और मेरी ऐसी बदनसीबी थी कि मेरे पास कोई ऐसे पैसे ही नहीं थे जो मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकूं। तब मुझे पता चला कि नहीं, पैसे कितने इंपॉर्टेंस होते हैं इंसान की जिंदगी के लिए। अगर पैसा नहीं तो तुम्हारे सामने दम तोड़ देते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते। और तब मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे पैसे कमाने चाहिए। और फिर पैसे कमाने चाहिए, लेकिन कैसे, कहाँ से, क्यों, कौन देगा, ये बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा सोच था। लेकिन फिर मुझे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चला कि गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको नौकरी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, हर किसी को तो नहीं दे सकती है ना, तो उनके लिए कुछ स्कीम गवर्नमेंट के है। तो उस स्कीम का फायदा लेते हुए मैंने 50,000 का लोन लिया। काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ा पेपर वर्क बनाने के लिए, क्योंकि पता कुछ भी नहीं था, तो वो सारा कुछ, लेकिन मैंने किया। 50,000 का लोन लिया, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने एक्चुअली मैं बुटीक के लिए मैंने लोन लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने फर्नीचर स्टार्ट किया, क्योंकि फिर मैं कल्याण उल्लासनगर इस साइड रहती थी ना, तो वहां पे ये जो गोदरेज के कपाट हुआ करते थे, तो गोदरेज वाला अगर बेचता है तो 10,000 में बेचता है, लेकिन यहाँ अगर बनता है तो 3-4 हजार में मिल जाता था। तो फिर मैंने देखा कि इतना सारा फर्क है, अगर हम लोग इसमें जाते हैं तो मुझे बुटीक में क्या मिलने वाला है, 100-200 रुपए एक कपड़े के पीछे मिलेगा, लेकिन अगर मैं फर्नीचर में जाती हूँ तो डायरेक्ट मेरे को 500 तक की मतलब कमाई एक के पीछे, नग के पीछे हो सकती है। और मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह से फिर मेरा काम स्टार्ट हो गया। और लेकिन मैंने इसी के साथ साथ एक संगठन बनाई, क्योंकि मैंने ये देखा कि जिस तरह से मैं इतने तकलीफ से यहाँ तक पहुंची हूँ, तो बहुत सारा यूथ ऐसा है जिनके पास में नौकरी नहीं, सरकार हर किसी को नौकरी दे नहीं सकता। और फिर बहुत सारा यूथ यूं ही भटक रहा है, क्योंकि नौकरी ना होने की वजह से कहीं कोई भी लाइन में जा सकता है, तो उसका कोई फायदा ले सकता है। तो उससे अच्छा है कि मैं जिस लाइन से गई हूँ उस लाइन से उन बच्चों को भी मैं लोन लेके दूं, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करा के दूं। और उस वक्त मैंने काफी सारे बच्चे लोगों को, जिनको नौकरी करना है उनको नौकरी दिलवाई, जिनको लोन लेना है लोन लेके बिजनेस करवाया। तो इसी तरह से मेरा सफर शुरू हो गया। अब मुझे बोलना कितना ये मुझे पता नहीं है, कितना टाइम है अभी मेरे पास में तो 5 मिनट एक्चुअली मैं बहुत 5 मिनट है अभी मैम। अभी आप कहाँ हो? 5 आपने ये बता दिया कि अभी मैम, मतलब अभी 2 महीने हाँ, अपने अभी बता दिया। अभी 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 जो हूँ मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ अभी। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पर हो सकती हूँ, कभी मैंने खुद नहीं सोचा था। एक ऐसी लड़की जो गांव से चली थी, तो जब मुंबई में आई थी तो रोड को देखते हुए डरा करती थी कि ये रोड है, मैं डर, मतलब पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाएगा। लेकिन आज उसी लड़की के नाम पर मुंबई जैसे शहर में उसके कंपनी के नाम पर 2 रोड है, कुर्ला कमानी और रामजी भाई कमानी, ऐसे 2 रोड है। एक ऐसी लड़की जो गांव से आई थी, उसको रहने के लिए घर नहीं था, जो दूसरों के घरों में रहा करती थी, वो बिल्डर है, खुद घर बेचती भी है। और एक बिल्डिंग ऐसी भी रखी है जो ऐसे मेरे जैसे मजबूर बेबस जो कोई आते हैं तो उनको सिर्फ मेंटेनेंस ले और वो आराम से वहां पे रहे, ऐसे भी है। एक ऐसी लड़की जो 60 पैसे नहीं हुआ करते तो कुर्ला से लेके चेंबूर तक पैदल चला करती थी, आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जिसने 100 रुपए अपने जिंदगी में नहीं देखे थे, आज करोड़ ऑफ रुपीज, करीबन 2,000 करोड़ तक, 2 से 3,000 करोड़, क्योंकि प्राइजेस जैसे अप एंड डाउन होती है। तो इतनी मेरी कंपनी की वर्थ है आज। इस वक्त जो नौकरी के लिए ढूंढा करती थी कि कहाँ मुझे नौकरी मिलेंगी, आज मैं हजारों लोगों को नौकरी दे रही हूँ। तो बस यही है मेरी एक छोटी सी कहानी, जीरो से हीरो बनने की। थैंक यू वेरी मच। यस मैम। हाँ, आ रहा हो है गया। अभी अभी। बहुत यस शॉर्ट टाइम मैम। था उसमें सब।
ये करना तो हाँ, आप आपके नाम पे रोड बना बाद में। हाँ, तो कंपनी के नाम पे 2 रोड है ना, कुर्ला हाँ कमानी एफएम पे आप सुनते होंगे कि कुर्ला कमानी जो रोड जा रहा है वहां पर कितनी ट्रैफिक है। तो इस तरह से एक रामजी भाई कमानी जहाँ पर मेरी ऑफिस है वहां सामने अंबानी जी का ऑफिस है, लेकिन रोड मेरे कंपनी के नाम पर है। तो क्या बात। हाँ जी, हाँ कंपनी के नाम पे मेरे रोड है। तो एक दलित समाज से आई हुई एक ऐसी लड़की जिनको मतलब हमारे बाप दादाओं के जमाने में अगर देखा जाए तो जिनको खाना नसीब नहीं था, ऐसे एक लड़की ने आकर उद्योग और ट्रेड में पद्मश्री ली है। क्या बात है। नारी जी, नारी शक्ति भी मुझे मिला है और दुनिया भर के सारे अवार्ड्स। तो ये सारा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, लगन, ये अगर आपके पास में है, और आत्मविश्वास वो होना बहुत जरूरी है। अगर अपने पास में आत्मविश्वास है कि ये मैं बिल्कुल करूंगी, मेरे पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम से नहीं डरी, क्योंकि डरना था ही नहीं मुझे। डर के क्या होना है, डर ज्यादा से ज्यादा डर था क्या है इंसान की, वो उसकी मौत हो सकती है, इससे तो नहीं। मैं तो मौत से वैसे ही मिलकर आई थी, इसलिए मुझे मौत से डर ही नहीं लगता था और ना ही किसी चीज से डर लगता था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये जो भी जीवन है ये मेरा बोनस है, बस इसमें जो भी मैं कर सकती हूँ मुझे करना है, चाहे जो हो, जितने भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी कैसे भी फेस करना हो, बस प्रॉब्लम को फेस करना है और आगे बढ़ना है। और मैंने वही सारा किया और इसीलिए सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया, क्योंकि जो कंपनी को मैंने टेक ओवर किया वो 25 साल से बंद पड़ी हुई कंपनी थी, जहां पर जो वर्कर्स भूखे पैसे मर रहे थे। तो और 116 करोड़ का कर्जा था, 160 केसेस, 140 लिटिगेशन के केसेस थे और दो बड़ी बड़ी यूनियन थे। इन सबको फाइट करके मैंने जिस तरह से उस कंपनी को सिक्का से बाहर लाया और आज उसका वर्थ कम से कम 2,500-3,000 करोड़ तक का उसका मैंने बना दिया है। तो ये शायद बहुत ही हिम्मत की और मेहनत की और इसकी बात है। एक छोटे से गांव से आई हुई एक छोटी सी डरपोक सी लड़की, उस वक्त तो डर ही लगता था ना हर चीज से, उसने इतने बड़े मुंबई जैसे बड़े समंदर में एक छोटी सी मछली थी मैं उस वक्त, तो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ से फाइट करके भी आज इतना बड़ा अपना मुकाम बना के लिया है, मामूली सी बात नहीं थी। और वो भी पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ, कहीं पर कोई मतलब ऐसा कह नहीं सकेगा कि ये या वो। और लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया और पूरी दुनिया ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया। उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा कराऊंगी कि उन्हीं की वजह से, उनके प्यार की वजह से शायद मैं आज इस मुकाम पे हूँ। क्या बात है मैम, इट वाज सो इंस्पायरिंग। मतलब मेरे गूज़बम्स ऐसा खड़े हो गए मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत प्रॉब्लम आया था और फाइनली यू मेड इट, एंड आई थिंक कि जितने भी जी, लोग बहुत हैं, प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, जितने भी लोग हैं बहुत हाँ हाँ। इंस्पायर हुए। नेक्स्ट अब हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एसोसिएशन का पूरा सा एकदम बहुत बड़ा एसोसिएशन है, उनका एक पैनल है और उनके बाद वैल्यू मनी जी आ रहे हैं थायरोकेयर से। अच्छा, तो वेरी गुड। अगर आप हाँ आ हाँ सकते हो तो मैं बहुत मजा आएगा मैम। जी। अभी तो मेरे पास गेस्ट आए हुए हैं, तो डन लेकिन है मैम, ठीक है, मैं अगर इस पे होगा तो यूट्यूब पे होगा तो मैं जरूर सुन लूंगी। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर।